नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण के बारे में और जो प्रश्न लिए गए हैं 15 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज देखते हैं आज आप लोग का टारगेट क्या रहता है। तो हम लोगों का टारगेट वही रहेगा जो हर बार की तरह रहता है। 15 में से आप लोगों का टारगेट रहेगा 13+। देखते हैं 13+ कितने लोगों का होता है या फिर 15 सभी लोगों का सही होता है। आप लोगों को हर बार की तरह एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया है लास्ट में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास में। तो देखते हैं, एक बार आगे बढ़ने से पहले कह देंगे कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं किन लोगों का आज का पहला ही प्रश्न सही होता है। तो कह रहा अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थमक अतीव महत्वपूर्ण अस्ति। कह रहा है कि अंतर्व्यक्ति के प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्वपूर्ण अस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा तो देख लेते हैं। काव्य शास्त्र पठनम, दूसरा कह रहा है अन्य भाषाओं लिखित साहित्यम पठनम, और तीसरा कह रहा है कि परस्पर विचार विमर्श, और चौथा कह रहा है कि नूतन विषयान अधिकृत निबंध लेखन। तो चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होगा। पहले का कह रहा है कि ये कह रहा है कि आंतरिक विशिष्ट ज्ञान को विकसित कैसे किया जा सकता है। कह रहा है कि अंतर्व्यक्तित्व यानी बालक के अंदर की बात कर रहा है, उसके अंतर्व्यक्तित्व यानी आंतरिक विशिष्ट ज्ञान को कह रहा है कि कैसे विकसित करे। विकासार्थक अतीत महत्वपूर्ण अस्ति यानी बालक के आंतरिक विशिष्ट ज्ञान को कैसे विकसित करें। पहला कह रहा है कि काव्य शास्त्र पठन यानी काव्य शास्त्र को पढ़ने से। दूसरा कह रहा है कि अन्य भाषाएं लिखित साहित्यम पढ़ने यानी जो अन्य भाषा है लिखित साहित्य को पढ़ने से। और तीसरा कह रहा है कि परस्पर विचार विमर्श यानी सभी को परस्पर विचार विमर्श करने चाहिए हर सब्जेक्ट पे, कि हमारी जो प्रश्न जो हमारे मन में है उसे हम दूसरे से पूछ सकें और उनसे वो उत्तर प्राप्त कर सकें परस्पर विचार विमर्श करने से। और चौथा कह रहा है नूतन विषय अधिकृतम निबंध लेखनम यानी निबंध लिखने से कह रहा है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, पहले का आंसर क्या होगा हमारा। तो आशा करते हैं इसका सभी लोगों का उत्तर सही आएगा और सभी लोगों का सही भी आ रहा है। तो पहले का आंसर होगा हमारा तीसरा, परस्पर विचार विमर्श करने से ही होता है। क्या होता है कि आंतरिक जो विशिष्ट ज्ञान विकास तभी संभव हो सकता है जब बालक एक दूसरे से परस्पर विचार विमर्श करते हैं। सभी लोगों को पता है कि विचार विमर्श करने से अपने ज्ञान की आदान प्रदान होता है। और कह रहा है कि यहाँ पे काव्य शास्त्र कह रहा है कि काव्य शास्त्र के पढ़ने से आंतरिक रसों एवं भावों का उद्गम होता है, ना कि अंतर्व्यक्तित्व प्रज्ञा होती है यानी ना कि उनके मन की जो कौतूहल है उसे शांत किया जा सकता है। इससे सिर्फ रस की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा कह रहा है कि परस्पर कि अन्य भाषाओं को कह रहा है कि अन्य भाषाओं को लिखने से पठन इसमें आंतरिक बोध तथा समाज के विषय में संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। यानी अन्य भाषाओं को पढ़ने और लिखने से जो होता है अन्य भाषा के लिखने से वो समाज के विषयों को संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। और कह रहा है नूतन से अधिकृत निबंध का अर्थ होता है नए विषयों का समावेशन यानी नूतन विषय यानी नए विषयों का समावेशन। अधिकृत निबंध लिखना, उस पर निबंध लिखने से इससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन जो हमारा तीसरा कह रहा है कि परस्पर विचार विमर्श, इससे व्यक्ति के अंतर्व्यक्तित्व प्रज्ञा का विकास होता है। तो इस आधार पर हमारा पहले का सही है, सभी लोगों का सही आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कि दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है ये कह रहा है कि कोपि अध्यापकः छात्रस्य असमीचीन प्रतिक्रियात्मक अपि उत्साहेन स्वीकारति स अध्यापकः। कह रहा है, पहला कह रहा है कि छात्राणाम भावात्मक विकास से प्रक्रिया सम्य रूपेण अवगच्छति। और दूसरा कह रहा है कि छात्राणाम भाषा विकास दृष्टिया तेभ्य प्रोत्साहन यच्छति। और तीसरा कह रहा है शिक्षण कौशलम अनुपालयति। और चौथा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास प्रयत्नशील। तो चलिए देख लेते हैं अर्थ इसका क्या कह रहा है। कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है कि एक अध्यापक को किसी बालक या छात्र को समझाने के लिए उसके भावात्मक क्रियाओं को कैसे उत्साहित करना चाहिए। अध्यापक का क्या कार्य होता है, यानी एक अध्यापक को जो है उसे छात्र को समझाने के लिए भावात्मक विकास को क्या करना चाहिए अध्यापक को। तो पहला कह रहा है कि छात्राणाम भावात्मक विकास प्रक्रिया सम्य रूपेण अवगच्छति। और दूसरा कह रहा है कि छात्राणाम भाषा विकास दृष्टियम
तेभ्य प्रोत्साहन करना, यानी छात्रों में भाषा विकास की दृष्टि को प्रोत्साहित करना। और तीसरा कह रहा है शिक्षण कौशल अनुपालयति, कह रहा है कि शिक्षण कौशल को अनुपालन करने से हो सकता है। और चौथा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास प्रयत्नशील है, यानी संज्ञानात्मक विकास के प्रयत्न करने से। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, दूसरे का आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा? तो जल्दी से बताइए कि दूसरा का हमारा आंसर क्या होगा। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा पहला, हमारा पहला ही होगा दूसरे का। कह रहा है कि छात्राणाम भावात्मक, जो छात्रों के भावात्मक यानी उनके भावों को विकासात्मक प्रक्रिया सम्य रूपेण अवगच्छति, भावात्मक विकास की प्रक्रिया को अवगत कराना चाहिए। जैसे एक अध्यापक को किसी भी छात्र को समझाने के लिए छात्र के भावात्मक विकास को जानना अति आवश्यक, यानी जो बालक है वो उसकी इच्छा क्या, उसकी रुचि क्या है, उसकी जिज्ञासा किस में है, भावात्मक उसे जानने की चेष्टा होनी चाहिए, और जिसके आधार पर वह छात्र के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उत्साह प्रकट करता है, कार्यात्मक परिणाम को सराहा जा सकता है। तो इस आधार पे हमारा दूसरे का पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि कोई छात्र शारीरिक मानसिक इत्यादि कारणभ्यम विभिन्न गतिविधि सक्रिय न भवति, कह रहा है कि यदि कोई छात्र है जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से किसी भी कारण से विभिन्न गतिविधियों को सक्रिय यानी विभिन्न गतिविधियों को करने में सक्रिय नहीं है और न भवती, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो पहला कह रहा है कि उपचारात्मक कार्य करेंगे, दूसरा कह रहा है नूतन प्रकारेण कक्षाभ्या स्थापनम, और तीसरा कह रहा है कि मानवीय मूल्य शिक्षाएं, और चौथा कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा सिद्धांतम। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, तीसरे का आंसर क्या होगा? कह रहा है कि यदि कोई बालक शारीरिक और मानसिक कारण से विभिन्न गतिविधियों करने से सक्रिय नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यानी विभिन्न कार्य को करने में सक्रिय नहीं हो पा रहा है, अगर मानसिक और शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसका उपचार क्या करेंगे आप? तो पहला कह रहा है उपचारात्मक कार्य करेंगे, दूसरा कह रहा है नूतन प्रकोण यानी नए अध्ययनों की कक्षा में उसका विस्थापन करेंगे, और तीसरा कह रहा है मानवीय मूल्य शिक्षा यानी मानवीय मूल्यों पे उसकी शिक्षा देंगे, और चौथा कह रहा है विशिष्ट शिक्षा सिद्धांतम यानी विशिष्ट शिक्षा सिद्धांत का प्रयोग करेंगे आप। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो जल्दी से इसका आंसर होगा हमारा चौथा, विशिष्ट शिक्षा सिद्धांत, यानी जो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अक्षम बालक होते हैं उनके लिए एक विशिष्ट विद्यालय का व्यवस्था की गई है, और उन्हें विशिष्ट सिद्धांत के तरीके से यानी वो नए तरीके से सिखाया जाता है। तो देख लेते हैं क्या होता है बारी बारी से। कह रहा है कि ऐसे छात्र को जो विशिष्ट और मानसिक जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग बालक हैं, इनके लिए है कि ऐसे छात्रों को शारीरिक मानसिक इच्छा कारणों से गतिविधियों में सक्रिय नहीं हैं, तो उन्हें विशिष्ट शिक्षा सिद्धांत की आवश्यकता होती है। इस योजना से छात्र अपने जीवन की गतिविधियों को समझने में पूर्णतः सहायक होंगे। और उपचारात्मक कार्य से यहाँ कह रहा है कि पहला कह रहा है कि उपचारात्मक कार्य से छात्रों के कार्यों का उपचार किया जा सकता है, ना कि विशिष्ट शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। सिर्फ उनका उपचार किया जा सकता है, उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि नूतन प्रकारेण जो कक्षा स्थापना से विशिष्ट छात्रों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, बल्कि उनके कक्षा में उपस्थित रहने की रुचि को बढ़ाया जा सकता है। मतलब सिर्फ उनकी रुचियों को बढ़ाया जा सकता है, न कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और तीसरा जो मानवीय मूल्य शिक्षा होती है, इसमें क्या होता है, इस शिक्षा से जो छात्र होते हैं धीरे धीरे प्राप्त करते हैं, मानवीय मूल्य शिक्षा से धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षा प्रणाली सिद्धांत होती है, इससे बालक के जो शारीरिक उनकी दृष्टि से सिद्धांत जो दिया गया है, ये विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ही उन्हें एक शैक्षणिक योग्यता दी जा सकती है। इस आधार पर हमारा तीसरे का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। सभी लोगों का सही आंसर आया है, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। आकलनस्य निकषः अस्ति, कह रहा है कि आकलनस्य निकषः अस्ति। तो पहला कह रहा है मूल्यांकन संबंध निर्देश, और दूसरा कह रहा है कि प्रश्नानुगुण अंग वितरणम, और तीसरा कह रहा है कि छात्र दक्षता ज्ञानम, और चौथा कह रहा है कि मूल्यांकनम उपकरणानि। कह रहा है कि
आकलनस्य निष्कर्षः अस्ति। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा? करा कि जब कभी शिक्षक किसी विद्यार्थी का आकलन निकालता है तो उससे पहले मूल्यांकन करना आवश्यक है या फिर नहीं। यानी जो बालक का आकलन करना है उससे पहले मूल्यांकन करना होता है बालक में या नहीं। तो पहला कह रहा है कि मूल्यांकनम, दूसरा कह रहा है प्रश्न गुणन, और तीसरा कह रहा है छात्र दक्षता, और चौथा कह रहा है मूल्यांकनम उपकरणीय। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर क्या होगा? तो हमारा चौथे का आंसर होगा पहला, मूल्यांकनम संबंधी निर्देशा। यानी इसका अर्थ ये है कि मूल्यांकन करना पड़ता है जब विद्यार्थी आकलन करने के लिए, मतलब जब विद्यार्थी का आकलन किया जाता है मूल्यांकन संबंधी निर्देशों के कारण ही उनका मूल्यांकन किया जा सकता है बालकों का, और प्रश्न पूछने से उनका मूल्यांकन नहीं हो सकता। और छात्र दक्षता ज्ञानम, यानी उनकी दक्षता, उनकी योग्यता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। और मूल्यांकनम उपकरण, यानी मूल्यांकन का जो उपकरण है उसके द्वारा कह रहा है। तो ये हमारा सही नहीं होगा, हमारा सही होगा पहला, हमारा पहला सही होगा चौथे का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है समानार्थक शब्द युग्म अस्ति। कह रहा है कि समानार्थक, यानी कह रहा है कि समानार्थक शब्द कौन सही युग्म कौन सा है? समानार्थक का सही युग्म कौन सा है? पहला कह रहा है कि कुलम कुलम, और दूसरा कह रहा है कि वसुधा वसुंधरा, और तीसरा कह रहा है कि कति कियान, और चौथा कह रहा है कि क्रूर क्रोधः क्रूरः क्रोधः। तो जल्दी से बताइए इसका पांचवें का आंसर क्या होगा? आशा करते हैं पांचवें का आंसर सभी लोगों को पता होगा और सभी लोगों का सही आना चाहिए। देखते हैं किन किन लोगों का सही होता है पांचवें का। तो समानार्थक शब्द युग्म कौन सा है? तो जल्दी से बताइए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा पांचवें का। आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। तो पांचवें का आंसर होगा हमारा दूसरा। पांचवें का आंसर होगा हमारा दूसरा, क्योंकि वसुंधरा में से होता है धरती, और वसुंधरा में से भी धरती होता है, वसुधा में से भी धरती होता है, पृथ्वी होता है, धरती होता है। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी और वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी या धरा। तो हमारा ये सही है, हमारा दूसरे का हमारा सही है। और कह रहा है यहाँ पे कूलम कुलम, यहाँ कूल का अर्थ होता है संपूर्ण से, कुल एक प्रकार का शब्द है, या यहाँ कूलम से अर्थ होता है सब से। तो ये हमारा गलत हो गया, दोनों का अर्थ नहीं मिल रहा है। और तीसरा हमारा कह रहा है कि कृति का अर्थ होता है कितना, कियान का अर्थ होता है किया, यानी कृति का अर्थ होता है कितना, कियान का अर्थ होता है कितना। और यहाँ क्रूर से अर्थ क्या होता है हमारा? क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी, और क्रोध का अर्थ होता है हमारा गुस्सा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दूसरा प्रश्न जो कह रहा है कि वसुधा, यहाँ पे कह रहा है वसुधा में से होता है पृथ्वी और वसुंधरा में से भी होता है पृथ्वी। तो इसका सही युग्म होगा हमारा दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों का लगभग सही ही आया है, सही ही आया क्या है? सभी लोगों का सही आया है। तो चलिए देखते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा छठा प्रश्न क्या कह रहा है। आशा करते हैं छठा प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होगा। और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। संस्कृत भाषा का विषय जो है ये थोड़ा कठिन है, बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है हमारे। तो चलिए आप वाणियों पे विचार मत कीजिए, आप लोग बस प्रश्न देखिए और प्रश्नों को विचार करिए कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा छठे का क्या होगा सही। कह रहा है कि रचनावाद इत्येन अभिप्रायः अस्ति यत् छात्रः। कह रहा है रचनावाद इत्येन अभिप्राय अस्ति यत् छात्र। तो इसका अर्थ बताइए, इसका तात्पर्य क्या होगा कि रचना का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, यानी छात्र रचना का निर्माण कैसे कर सकता है। कह रहा है कि रचनावाद इत्येन अभिप्राय, रचनावाद का अभिप्राय क्या है, छात्र इसका रचना कैसे कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि स्वाभिमानः अधिकृत्य तत्वानि तथ्यानि च गवच्छन्ति तात्पर्य ज्ञान निर्माणे च संलग्नाः भवन्ति होती है। और दूसरा कह रहा है कि विभिन्नानि तत्वानि निर्दिष्ट और सिद्धांतानुसारः अवगच्छन्ति। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षक सहायन यानी कह रहा है शिक्षक के सहायन यानी सहायता के लिए विभिन्नार्थ में यानी विभिन्न प्रकार के शोध कार्याम को कुर्वन्ति यानी शोध करने की आवश्यकता है। और चौथा कह रहा है कि स्वानुभवे शिक्षण सामग्री रचयन्ति, यानी कह रहा है कि सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियों की रचना करना। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर हमारा क्या होगा। आशा करते हैं छठे का आंसर सभी लोगों को पता होगा।
जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा, जल्दी से बताइए, छठे का आंसर होगा हमारा पहला। देख लेते हैं क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि रचनावाद का अभिप्राय यह है कि जब छात्र स्वयं के अनुभव द्वारा तथ्यों को यानी तत्वों के, यहाँ तत्वों कह रहा है, तत्वों के तथ्यों को बालक जो है को समझने में सक्षम होता है, उनके समझने में सक्षम होता है, स्वयं के अनुभव द्वारा तथ्यों को समझ लेता है, सक्षम हो जाता है तथा ज्ञान के निर्माण में संलग्न प्रवृत्ति होता है, तब वे एक नई रचना का निर्माण करता है। यानी बालक जब तथ्यों को समझ लेता है, तथ्यों पे क्रिया उसकी तर्क करना लगता है, तो वो रचना का निर्माण स्वयं ही कर लेता है अपने ज्ञान के द्वारा। तो इस आधार पर हमारा छठे का पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। संस्कृत भाषा की हमारी वाणी पर ध्यान मत दीजिएगा, अधिक लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि वो क्या कह रहा है और अपने उत्तर सही दीजिए। तो चलिए देख रहे हैं क्या कह रहा है। सातवां, सूचना समृद्ध संबंध यानी सूचना संबंध विभिन्न पक्षेषु श्रुत ध्वनि, यहाँ कह रहा है विभिन्न कह रहा है, श्रुत पक्षेषु श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टिया परस्पर विभेदीकरण सस्य गतिविधि केन कौशलेन संबंध। तो पहला कह रहा है पढ़ने से है, दूसरा कह रहा है लेखने से है, और तीसरा कह रहा है सुनने से, और चौथा कह रहा है भाषण से यानी भाषा से। पहला कह रहा है पढ़ने से, दूसरा कह रहा है लिखने से, तीसरा कह रहा है सुनने से, और चौथा कह रहा है बोलने से। तो जल्दी से बताइए, पढ़ने से होगा या फिर लिखने से होगा या फिर सुनने से होगा या फिर बोलने से होगा। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा सातवें का। जल्दी से बताइए सातवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि सूचना संबंधित विभिन्न प्रकार के पक्ष जो हैं किससे संबंधित है, कि उसके कौशल के किस कौशल से संबंधित हैं। जो सूचना संबंधित कौशल हैं किससे संबंधित है। पहला कह रहा है कि यहाँ सुने, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ध्वनि से है, शब्द से है, पद दृष्टिया से है, परस्पर विभेदीकरण यानी परस्पर विभेदीकरण गतिविधि है, केन कौशल से संबंध है, किससे संबंध है। तो जल्दी से बताइए, पढ़ने से है, लिखने से, सुनने से, या फिर बोलने से। तो सातवें का आंसर जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा होगा सातवें का आंसर। तो सातवें का आंसर होगा हमारा यहाँ पे श्रवणेन यानी सुनने से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है ध्वनि शब्द। ध्वनि शब्द का अर्थ क्या होता है कि हम बोलते हैं और सामने वाला सुनता है, उसके द्वारा ही, सुनने के द्वारा ही परस्पर उसमें जो विभेदीकरण होता है उसमें छाट कर वो अपने ज्ञानों का निर्माण करता है, उस कौशल से संबंधित होगा। यानी ध्वनि दिया है तो ध्वनि का अर्थ हो जाएगा हमारा श्रवण यानी सुनने से हो जाएगा। तो सातवें का हमारा आंसर होगा हमारा तीसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, देखते हैं आठवां प्रश्न। अभी तक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हमारा जो हौसला है बना रहे आप सभी लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं आठवां हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि विषय केंद्रित उपागमे अधिगमानुभावा संबंध भवती। कह रहा है विषय केंद्रित उपागम, विषय के संबंध में जो केंद्रित अधिगम अनुभवा है संबंधित भवती यानी किससे संबंधित है। पहला कह रहा है कि छात्र रुचि भी यानी छात्रों की रुचि से, दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम से यानी पाठ्यवस्तु से, तीसरा कह रहा है अध्यापक विषय दक्षता से यानी अध्यापक के विषय में दक्षता यानी उसमें उनको जो उनकी अध्ययन शक्ति है, अध्यापक की तर्क शक्ति है यानी उनकी ज्ञानता है उससे है। और चौथा कह रहा है कि शैक्षिक प्रविधिना से। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आठवें का। आशा करते हैं आठवें का सभी लोगों को पता होगा। तो आठवें का आंसर होगा हमारा दूसरा। बहुत अच्छा, सभी लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए देख रहे हैं क्या कह रहा है आठवां हमारा। कह रहा है कि विषय केंद्रित उपागम में सीखने का अनुभव संबंध होती है, यानी विषय केंद्रित उपागम का संबंध किससे होता है। तो हमारा जो आंसर है वो है दूसरा से कि जो पाठ्यक्रम के द्वारा ही, पाठ्यक्रम का जो विषय वस्तु है उसके द्वारा ही छात्र विषयों को समझने एवं सीखने में सक्षम होता है, और इसके आधार पर ही छात्र का ज्ञान और रुचि दोनों पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। अध्यापक विषय में कितना भी दक्ष हो, परंतु सीखने का अनुभव पाठ्यक्रम आधारित नहीं हो तो व्यर्थ है। यहाँ कह रहा है अध्यापक जो है कितना भी पढ़ने में दक्ष हो यानी उसकी ज्ञान हो, लेकिन जब तक वो पाठ्यक्रम को पढ़ेगा नहीं तब तक वो ज्ञान में पाठ्यक्रम उससे संबंधित विषयों को बालक के समझ प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस आधार पे हमारा जो आंसर है वो है दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर, देखते हैं नौवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा।
नवा प्रश्न करा है हमारा कि प्रतिभा लक्षण जो करा है प्रतिभा लक्षणानि प्रमुखता सम्यक रूपेण प्रकटीक्रियंत करा है कि पहला करा है कि बुद्धि परीक्षण द्वारा, दूसरा करा है कि भावात्मक परीक्षण द्वारा, तीसरा करा है अध्यापक अभिभावक द्वारा और चौथा करा है सच्ची विद्यालय अभिलेख द्वारा। तो जल्दी से बताइए 9वें का आंसर हमारा क्या होगा कि प्रतिभा लक्षणानि प्रमुखता सम्यक रूपेण बुद्धि लक्षणा द्वारा प्रकटियाँ किसके द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए कि प्रतिभा लक्षण के धनी छात्रों का समान रूप से ज्ञान किस प्रकार किया जा सकता है, उनका ज्ञान किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बुद्धि परीक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, दूसरा करा है भावात्मक परीक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, और अध्यापक अभिभावक द्वारा, और चौथा करा है सच्चित विद्यालय अभिलेख द्वारा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 9वें का, जल्दी से। तो 9वें का आंसर होगा हमारा बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों का, यानी ये जो पहला हमारा आंसर है वो सही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पहला हमारा कह रहा है कि जो बालक होते हैं प्रतिभा लक्षण के धनी छात्रों का समान रूप से ज्ञान किया जा सकता है, लेकिन केवल बुद्धि परीक्षण के माध्यम से, क्योंकि छात्र कितना भी प्रतिभाशाली है जब तक धनात्मक या ऋणात्मक प्रतिभा को पता नहीं किया जा सकता, उनका परीक्षण, उनकी बुद्धि का परीक्षण नहीं किया जा सकता, उनसे उनकी क्रियाओं को द्वारा परखा नहीं जा सकता, तब तक उनके जो क्रियाकलाप हैं समझा नहीं जा सकता। लेकिन और दूसरा कह रहा है कि भावात्मक, उनके भावों के द्वारा प्रकट करना, यानी बोलकर उनके मन के विचार क्या हैं उसके द्वारा उनका जो है प्रतिभाशाली लक्षण को जान सकते हैं। ये तो हमारा गलत है। और तीसरा का अध्यापक अभिभावक द्वारा सिर्फ आपस में बातचीत हो सकती है, न कि बालक के बौद्धिक और तर्क करने की शक्ति को हम पहचान सकते हैं। और का सच्ची विद्यालय अभिलेख, यानी विद्यालय का अभिलेख लिखने से, ये हमारा गलत है। तो बचा कौन हमारा पहला, तो पहला हमारा सही होगा। तो 9वें का आंसर होगा हमारा पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। आप लोग क्लास बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ा लीजिए, शायद कुछ ना आप लोगों को एक अच्छी चीज़ मिल जाए क्लास वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है 10वां हमारा प्रश्न कर रहा है कि श्रवण कौशल संबंधी गतिविधि मूल्यांकनार्थ किम आवश्यक। कह रहा है कि सुनने के कौशल में उसके संबंध में गतिविधि मूल्यांकन क्यों आवश्यक, कौन सा मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। पहला कह रहा है कौन सा मूल्यांकन आवश्यक है। पहला कह रहा है लिखित कार्य से आधिकारिक अभ्यास, यहाँ सुनने की बात कर रहा है श्रवणम से। तो समझ लीजिएगा कि अगर श्रवण कौशल की बात कर रहा है तो सुनने से होगा बालक के। तो ध्यान दीजिएगा कि श्रवण मिस होता है सुनना, तो यहाँ लिखने की बात कर रहा है, लिखने से। और दूसरा कर रहा है सूत्र सामग्री अधिकृत्य विविध प्रकार प्रश्न, और तीसरा कर रहा है वर्ण विन्यास अभ्यास, और चौथा कर रहा है हमारा कि स्तरीय वाचन सामग्री। तो जल्दी से बताइए 10वें का आंसर हमारा क्या होगा। 10वें का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों को पता है 10वें का आंसर। तो 10वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, श्रुत सामग्री, यानी सुनने से। यहाँ देखिए श्रवण कौशल की बात कर रहा है, ठीक है, सुनने की बात कर रहा है, ठीक है। तो श्रुत सामग्री अधिकृत विविध प्रकार प्रज्ञा। तो इसका अर्थ क्या होता है, तात्पर्य इसका क्या होता है कि श्रवण में से सुनने संबंधित गतिविधियां, यानी श्रुत लेख शुद्ध लेख अभ्यास, यानी कह रहा है कि श्रुत लेख यानी श्रुत लेख से लिखने से होता है। और इसका तात्पर्य ये होता है कि इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष शब्द वाक्य आदि का शुद्ध उच्चारण करता है, यानी बोलता है, बोल के द्वारा शुद्ध जो वाक्य हैं उसका उच्चारण करता है बालक के समक्ष, तथा उस उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनकर छात्र उसे लिखित रूप में प्रदान करते हैं, उसे लिखते हैं बालक, ठीक है। तो इस आधार पर हमारा 10वें का दूसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कस्मिश कह रहा है हमारा 11वां की कस्मिश्च पाठे प्रयुक्त कस्यापि शब्दस्य मूल्यम इत्येन अभिप्राय अस्ति। तो 11वें का हमारा कह रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रयोग, शब्दों का अप्रत्यक्ष प्रयोग करने से। दूसरा कह रहा है शब्द प्रयोग यस्य मिन्यानि रूपाणी से बात कर रहा है। यहाँ पे मिन्यानि नहीं होगा, यहाँ पे भिन्न होगा, यहाँ पे भिन्नानि यानी विभिन्न प्रकार के रूपाणी। और तीसरा कह रहा है कि शब्दस्य शब्दकोशी अर्थ, यानी शब्दों के शब्दकोश के अर्थ के द्वारा। और चौथा कह रहा है कि शब्दस्य संदर्भगत प्रयोग
यानी शब्दों के सार्थक प्रयोग से। तो चलिए देखते हैं हमारा 11वें का कौन सा सही होगा। तो 11वें का जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा हमारा। तो 11वें का आंसर होगा हमारा चौथा। सभी लोगों का सही आ रहा है कि शब्द संदर्भ प्रयोग सार्थक, यानी जो शब्दों का सार्थक प्रयोग करने से ही बालक में रुचि उत्पन्न होती है। संदर्भ प्रयोग करने की बात कर रहा है कि शब्दस्य संदर्भ प्रयोग सार्थक, यानी सार्थक यानी शब्दों के संदर्भ को सार्थक रूप से प्रयोग करना। तो 11वें का हमारा आंसर होगा चौथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाषा शिक्षण से कस कह विधि छात्रान तथा भाषायाः परस्पर अंतःक्रियार्थम प्रेरित, यानी कह रहा है कि भाषा शिक्षण के विधि में छात्रों का भाषा या परस्पर अंतःक्रियात्मक प्रेरित, यानी उनको भाषा शिक्षण के कौन सी विधि में छात्रों का परस्पर क्रिया प्रेरित किया जा सकता है, किसके द्वारा। पहला कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि द्वारा, दूसरा कह रहा है अनुवाद विधि द्वारा, और तीसरा कह रहा है संप्रेषणात्मक विधि द्वारा, और चौथा कह रहा है अनौपचारिक विधि द्वारा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आशा करते हैं इसका आंसर सभी लोगों का सही होगा 12वें का। तो 12वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, संप्रेषणात्मक विधि द्वारा। बालक जो होता है एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं बोलकर, तो संप्रेषण का माध्यम होता है, आदान प्रदान होता है, तब वो जो है भाषा का परस्पर क्रिया जो भाषा शिक्षण का जो विधि है इसके द्वारा संप्रेषणात्मक विधि के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा सूचनाओं तथा एवं संप्रेषण विचारों को छात्रों तथा भाषा के सहायता से प्रेषित करता है। जो शिक्षक होता है, भाषा शिक्षक की विधि में शिक्षक द्वारा जो सूचना तत्वों एवं विचारों को छात्रों के समझ जो प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रेरित करता है, छात्र उससे प्रेरित होता है। संप्रेषण का अर्थ होता है कि एक दूसरे से परस्पर क्रिया करना। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा 12वें का होता है तीसरा सही। तो लगभग सभी लोगों का सही आ रहा है। तो अगर हमारे बोलने में कोई कठिनाई हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमारी जो त्रुटियां कौन सी है हम उसे स्वीकार कर लेंगे। तो 13वां प्रश्न देख रहे हैं क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न कर रहा है कि श्रवण कौशल विकासार्थ का उत्तम, यानी कह रहा है कि बालक के सुनने के विकास में कौन सा कौशल उत्तम है। पहला कह रहा है विद्यालय विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणम अवसर, और दूसरा कह रहा है कथित वाक्यान पूर्णावृत्ति, और तीसरा कह रहा है कि छात्रक कथनान सावधान श्रवणम, और चौथा कह रहा है कि ध्यानन शृण्वन्तु इति छात्रेभ्य पुनः निर्देशनम, यहाँ कह रहा है। तो चलिए देख रहे हैं बारी बारी से क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि विद्यालय में जो विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है भाषा, उसमें बालक को अवसर देना चाहिए। भाषा यानी बोलने की जो अवसर प्रदान किया जा रहा है उसमें बालकों को अवसर देना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कथित वाक्यानाम पुनरावृत्ति, जो वाक्य है उसको पुनरावृत्ति से। और तीसरा कह रहा है छात्र कथनान सावधान श्रवण, यानी छात्रों को एकदम सावधान पूर्वक बातों को शिक्षक के द्वारा बोली गई तथ्यों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और चौथा कह रहा है ध्यानेन श्रवणेन, यानी ध्यान से सुनना चाहिए। इति छात्रभ्य, यानी प्रत्येक छात्र को पुनः निर्देशनाम, यानी हमें निर्देश देना चाहिए कि छात्रों को सभी बातों को वाक्य को एकदम ध्यानपूर्वक सुने सभी छात्र। तो इस आधार पे बताइए जल्दी से 13वें का आंसर हमारा कौन सा होगा। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर कौन सा होगा हमारा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा पहला। सभी लोगों का एकदम सही होगा कि जो बालक होते हैं विद्यालय में जो कार्यक्रम होता है उसमें बालक को बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि ध्वनि है अभ्यासार्थ किम करणीम, कह रहा है कि ध्वनि अभ्यासार्थ किम करणीम। तो जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा। पहला होगा ध्वनि सिद्धानाम पाठनम, और दूसरा कह रहा है संधि उपयुक्त नाम अभ्यास, और तीसरा कह रहा है ध्वनुच्चारण संबंधी विभिन्न गतिविधियां, और चौथा कह रहा है कि साहित्य श्रवणम। तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर हमारा क्या होगा। तो जल्दी से बताइए कि ध्वनि अभ्यास का कारण है कौन सा है। यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि अभ्यासार्थ किम कारण, यानी ध्वनि अभ्यास का कौन सा कारण है। तो जल्दी से बताइए। पहला है कि ध्वनि सिद्धांतानाम, और दूसरा कह रहा है संधि युक्त पदानाम अभ्यास, और तीसरा कह रहा है
ध्वन उच्चारण संबंधी विभिन्नार्थ गतिविधियाँ, और चौथा कह रहा है कि साहित्य श्रवणम, यहाँ साहित्य को सुनने से कह रहा है, विभिन्न गतिविधियों से कह रहा है, और उपयुक्त अभ्यास से कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है ध्वनि सिद्धानाम पाठ्यक्रम से पाठनम से, यानी ध्वनि का जो सिद्धांत है उससे कह रहा है, और उपयुक्त पदना अभ्यास से कह रहा है, संधि के अभ्यास से कह रहा है, और यहाँ ध्वनि उच्चारण संबंधी विभिन्न गतिविधि से कह रहा है, और यहाँ कह रहा है साहित्य सुनने, यानी साहित्य को सुनने से। जल्दी बताइए 14वें का हमारा आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। तो 14वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। लगभग सभी लोगों का सही आया है। एकदम ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़िए, आप स्वयं पढ़िए, हमारी वाणियों पर विचार मत करिए। सिर्फ हम तो आप लोगों को एक माध्यम है बताने के कि आप लोगों को कैसे एकदम आप लोगों का जो संस्कृत शिक्षण है किस माध्यम से आप लोगों का एकदम टारगेट सही हो। तो चलिए 14वें का हमारा आंसर होता है तीसरा। तो देख लेते हैं क्या करा। ध्वनि अभ्यास का कारण है ध्वनि संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो इस प्रकार हैं, जैसे संधि, समास, प्रत्यय एवं उपसर्ग, सही शब्दों का शुद्ध उच्चारण, अनुकरण विधि, आवृत्ति विधि, अवरोध विधि इत्यादि गतिविधियों का प्रयोग करके शिक्षण जो होता है छात्रों में शुद्ध उच्चारण करवा सकता है। यहाँ कह रहा है ध्वनि उच्चारण का जो संबंध है विभिन्न गतिविधि, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो पाठ्य सहायक सामग्रियां हैं, जैसे हो गया संधि, हो गया समास, हो गया प्रत्यय, होगा उपसर्ग, होगा, इसका सही से अनुकरण करा के बालकों को उन्हें जो है ध्वनि अभ्यासम यानी ध्वनि का जो ध्वनि उच्चारण का जो कारण है उसे पूरा किया जा सकता है। तो इस आधार पे 14वें का हमारा तीसरा सही होगा। तो चलिए 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए है। देखते हैं 15वां प्रश्न। इसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिएगा। सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं लास्ट में लाइव क्लास, लेकिन तो इसका आंसर आप लोगों को देना ही देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है हमारा 15वां कह रहा है। चलिए देख लेते हैं 15वां हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पढ़ने के समय में विसंज्ञा अर्थ, कह रहा है कि जो पढ़ने का समय है इसमें पढ़ने समय विसंज्ञा अर्थ, पहला कह रहा है कि क्लिष्ट समस्याधानाम कुर्तम, और दूसरा कह रहा है विश्लेषणम कुर्तम अवगंतुच, और तीसरा कह रहा है कि विदेश भाषा यानी विदेशों की जो भाषा है उससे गच्छति, और चौथा कह रहा है ICT मध्यम प्रयुक्त क्रिया। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो जल्दी से बताइए कि कठिन समस्या का समाधान कौन सा करता है। पठन से समय विसंज्ञार्थ अर्थ, यानी पढ़ने के समय में कठिन वाक्यों का कौन सा समाधान करता है। पहला कह रहा है कि क्लिष्ट समस्या समाधान कर्तुष्ट, और दूसरा कह रहा है विश्लेषणम कुर्तु अवगंतुच, और तीसरा कह रहा है विदेश भाषा यानी जो विदेशी भाषा वो, और चौथा कह रहा है कि ICT मध्यम प्रयुक्त यानी ICT के माध्यम से जो प्रयुक्त क्रियाएं हैं उसके द्वारा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिएगा कि पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बता दीजिएगा 15वें का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। और इसका आंसर जो है नीचे दिया गया है, एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 15वें का छोड़ दिया गया है लेकिन आप लोगों को ही देना है 15वें का। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। आशा करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगली क्लास किस विषय पे बनाई जाए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की रुचि कौन सी क्लास में है अगली क्लास, तो उस पर एक लाइव क्लास चलाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना।